नमस्कार। इस वीडियो में हम क्वांटम संख्या टॉपिक के नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्वांटम संख्या की। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन के बारे में किस चीज़ के बारे में, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु की में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकृति, विन्यास यानी ओरिएंटेशन की जानकारी देने वाला एक संख्याओं का समूह होता है, उसी को कहते हैं क्वांटम संख्या। यानी संख्याओं का समूह है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। परमाणु में पाए जाने वाले हर किसी इलेक्ट्रॉन पर ऐसे लिखेंगे, परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकृति, विन्यास या उसका घूर्णन किस तरह होता है, ऐसी ये सब जानकारी देता है। वो क्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। सबसे पहले होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसके बारे में ये बताती है। इसे स्मॉल एन द्वारा दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। और एन का मान 1 2 3 4 होता है, जिनको कोस कहते हैं या KLMN भी कहते हैं इनको। 1 2 3 4 या KLMN से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कोष में कैसे ज्ञात करें, तो इसका सूत्र होता है 2n²। एन का मान रख दो। जैसे m कोष में पूरा ही बता देता हूँ, 2n² है। n 1 है तो 1² होगा, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह m कोष में n बराबर 3 होते हैं, तो इसका मान 2n² में रखने पर 2n², 2 इंटू 3², 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल मिलाकर का है तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। KLMN कोष लिख दो, या N बराबर 1 2 3 4 की वैल्यू के आधार पर 2n² सूत्र से हम इन क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से दोबारा देखें, शॉर्ट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है, इन्हें n द्वारा दर्शाते हैं, और ठीक है, और 2n² सूत्र द्वारा n का मान ज्ञात करते हैं। अगली है दिगसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन है, उसका उपकोष के बारे में बताती है, और इसके स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसका मान n-1 होता है। यानी सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान कभी 0 नहीं होता। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिए। और इसका मान 0 हो सकता है क्योंकि n-1 होता है इसका मान। तो एल का मान होता है 0 1 2 3 4, चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि L का मान 0 है तो उपकोष होगा S होगा, L का मान 1 है तो P उपकोष होगा, N का मान 2 है तो D उपकोष होगा, 3 है तो F उपकोष होगा। ये जो S P D F पढ़ते हैं ना, ये तो ये उपकोष है, और इनके बारे में कौन बताती है, ये L बताती है, एजीमुथल क्वांटम संख्या। और एक उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसका सूत्र ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर 12 + 1, इससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एस उपकोष में L बराबर 0 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आपको क्या, L की जगह 0 का मान रख दीजिए। 2 2 गुणा 0 + 1, तो ये वैल्यू 0 हो गई, +1 हो गई, अंदर 1 रह गया, तो इस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लिखते हैं ना 1s2, कभी 1s3 नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इस सूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन फिक्स कर लिए। इसके बाद P उपकोष में देखें तो P बराबर 1 होता है, P के लिए L बराबर 1 होता है, L की जगह 1 मान रख देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। D उपकोष में 2 होता है L बराबर, तो 2 का मान रख देंगे, 2 दूनी 4 + 1 5, 5 दूनी 10, तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो D कक्षक 5 होते हैं, और उनके अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन, कुल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। F के अंदर L का मान 3 रखेंगे, तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। F के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कभी F 14 तक होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, P 6 तक होता है, D 10 तक होता है, और S 2 तक होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं K कोस होता है n बराबर 1, उसमें n की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, L बराबर 0 होता है, S होता है, तो इसे कहते हैं 1s। ये जो 1s 2s, इनके आगे जो ये संख्या लिखी है, ये क्या मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है, और ये एस पी लिखे हैं, ये एजीमुथल क्वांटम संख्या या दिगंसी क्वांटम संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, एल कोस है, इसका n बराबर 2 होता है, इससे 2 आया। एल की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि क्या कहा, n-1 होती है, तो n बराबर 2 के लिए एल की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। एल 0 है तब s होगा, एल बराबर 1 है तो p होगा, तो एल कोस में 2s और 2p आते हैं। इसी तरह एम कोस की बात करें, n बराबर 3 होता है, एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 होगी तो एस होगा, 1 होगी तो p होगा, और d होगा। तो इस तरह इसमें 3s 3p और 3d आते हैं एम कोस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बता दी।
आकृति देखे, आकृति के लिए अलग वीडियो होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ। एस उपकोष की आकृति गोलाकार होती है, पी की उपकोष की डंबल आकृति होती है, डी उपकोष की डबल डंबल होती है, और एफ उपकोष की काफ़ी जटिल आकृति होती है, जिसको आपकी इस 11-12 लेवल पर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ जटिल लिख दो, इन 3 की आकृति आपको पढ़नी है। अगली तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। कक्षकों का अभिविन्यास यानी ये ओरिएंटेशन बताती है कक्षकों का, और कक्षक के बारे में जानकारी ये देती है। तो जैसे भी कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को रखे तो उसमें क्या होता है, उपकोष एक या अधिक भागों में टूट जाता है। अभी हमने देखा पी उपकोष है, एस उपकोष है, डी उपकोष है, ये क्या एक से अधिक भागों में टूट जाते हैं, जिससे कक्षकों का अभिविन्यास कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कक्षकों का ओरिएंटेशन। जब टूटते हैं तो वो किस तरह टूटते हैं, तो ओरिएंटेशन कहलाता है। जैसे m का मान है वो कितना होता है, -L 0 और +L तक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे L बराबर 0 है तो m बराबर 0 होगा, S कक्षक होगा। तो L बराबर 0 है तो m बराबर 0, यानी कुछ यहाँ पर क्या हुआ है, m बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, m बराबर 0 का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो S के लिए ओरिएंटेशन होगा ही नहीं, सिर्फ S कक्षक होगा। कभी सुना है कि SX SP, ये ऐसा नहीं होता, S अकेला होता है। L बराबर 1 है तो इसके 3 मान हो गए। मैंने क्या कहा, L का माइनस मान, L का प्लस मान है और 0, तो -1 0 और +1, 3 मान हो गए L बराबर 1 के, M के 3 मान। L बराबर -1 का अर्थ का होता है PX हो गया, इसका ओरिएंटेशन PX हो गया। L बराबर -1 की तरफ 0 रहा तब इसका ओरिएंटेशन PZ हो गया, +1 होते इसका ओरिएंटेशन PY हो गया। L बराबर 2 हो तो M के 5 मान हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, m बराबर -2 तो इसके अंदर dxy या dx2y2 आएंगे, और -1 को इसका मान तो इसके अंदर dxz या dyz होंगे। ठीक है, और 0 हो तो dz2, और +1 हो तो dyz या dxz, +2 हो तो dx2 y2 या dxy, ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो m के मान के आधार पर d किस तरह इसका अभिविन्यास हुआ वो इसके अंदर दर्शा रखा है, कोई इसके अंदर वो बात नहीं है। ठीक है, तो 5 होते हैं डी कक्षक। ये किस तरह होते हैं, वैसे ऐसे गिनेंगे 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 नहीं होते, डी होते हैं। तो इसलिए ये दो तरह के हो सकते हैं, -2 में भी +2 में हो सकते हैं। ये इसमें पहले आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये यहाँ पर -2 में ये पहले आ रखा है, इसमें प्लस में ये पहले आ रखा है, जबकि यहाँ बाद में आ रखा है। ठीक है, तो इस तरह होते हैं, dz2 m बराबर 0 होने पर होगा। अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। जैसे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमेगा, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमता है। ठीक है, लेकिन अब अपने अक्ष पर भी घूमता है, तो वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की दिशा का उल्टा घूम रहा है। घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसका एस बराबर वैल्यू होगी हाफ होगी, +12। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो एस का मान होगा -12, यानी 1/2 होता है इसका मान। या तो प्लस होगा जब इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूर्णन करेगा अपने अक्ष पर, परमाणु के चारों ओर नहीं, अपने अक्ष पर, यानी जो खुद है वहीं पर, और जब घड़ी का उल्टा घूमेगा तो -12 होगा। और ये अन्य क्वांटम संख्याओं से स्वतंत्र होती है, इसका मान अन्य क्वांटम संख्याओं पर निर्भर नहीं करता। जैसे मैं बताऊँ, हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हाइड्रोजन 1s होता है इसका। जैसे आप हीलियम ले लीजिए, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हीलियम है, हीलियम का होता है 1s2। ठीक है, हीलियम का हो जाएगा 1s2। ठीक है, हीलियम का 1s2 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार होगा। किस प्रकार का, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब भी जैसे भी कक्षक में भरे जाएंगे तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये तो है सीधा क्लॉकवाइज चक्रण दर्शाता, हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब अब देखना, और ये है विपरीत चक्रण। तो इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे 4s दे रखा है, 4s में 4 क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाएगा मान। s क्या है, ये उपकोष को दर्शाएगा, उपकोष द्विगसी क्वांटम संख्या से प्राप्त हुआ। इसी तरह चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, p है, जैसे आगे टूट गया px py pz है, तो ये क्या है, px py z, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से ये मान हमें प्राप्त हुए। और इस px py z के अंदर हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे हुंड की अभोलकता का नियम और ऑफ बो नियम, जब इलेक्ट्रॉन भरने के नियम है n+l नियम, उन नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चक्रण है, ये क्या, ये कहाँ से प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन का चक्रण, ये चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 4s में 4 क्या मुख्य क्वांटम संख्या है जो, और s क्या द्विगुणित क्वांटम संख्या, और ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्वांटम संख्या से, px py pz ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त हुए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, 3p के लिए सभी क्वांटम संख्याओं शुरू की 3 के मान बताने। तो 3p में 3 तो n बराबर 3, यह मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। l बराबर है 1, क्योंकि s के लिए 0 होता है और p के लिए 1 होता है, ये हो गया इसका मान।
एम का मान देखना है, तो एम के 3 मान होते हैं, एल का मान 1 होता है, तो एम के मान 3 होते हैं, -1 0 +1, ये एम के मान हो गए। एस प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है n बराबर 6 दे रखा है, l बराबर 2 दे रखा है, m माइनस 2 दे रखा है, तो कक्षक कौन सा होगा? n बराबर 6 दे रखा है, इसका मतलब कि 6 तो आएगा उसके आगे आगे। l बराबर 2 किसके लिए होता है? d के लिए, तो वो कक्षक कौन सा होगा? 6d होगा। लेकिन m माइनस 2 दे रखा है, तो 6d में भी कौन सा होगा? तो हमें अभी पढ़ा था m माइनस 2 में 2 प्रकार के कक्षक संभव है, या तो होगा 6dxy या होगा 6dx2 माइनस y2। तो इन दो कक्षकों में से होगा। कंपटीशन के अंदर क्वांटम संख्या का एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सही है क्वांटम संख्याओं का सेट और कौन सा नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। देखो, पहले इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि s का मान है, इधर से देख लीजिए, s जो क्वांटम संख्या है वो इन 3 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका मान प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है स्पिन के अनुसार, ठीक है। तो इसके अंदर s बराबर 1 दे रखा, तो ये गलत हो गया। बाकी 3 हमको देखने हैं, और n का मान 1 2 3 4 हो सकता है, और l का मान हमेशा उससे कम होता है। जैसे l का मान होता है n-1, तो n का मान 2 है, तो l का मान 1 होगा। यहाँ तक सही है, ये यहाँ पर सही है। क्या इसमें m सही है? तो m का मान कितना होता है? m का मान 3 होते हैं, -l 0 और +l। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? -1 0 + 1, तो m का मान 0 होता है, ये भी सही है, तो ये सही हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं। n बराबर 3 है, l बराबर भी 3 है, लेकिन l का मान क्या होता है? n से 1 कम होता है हमेशा। n बराबर 3 होगा तो l बराबर 2 होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये -3 ये सही है इसके लिए, क्योंकि -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 होगा, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो गया, तो ये पूरा गलत हो गया, ठीक है। और इसके अंदर देखें तो s का मान 1 दे दिया। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता कि आप सब देखें, 1 दे दिया, यहाँ पर यह भी गलत हो गया, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर d बराबर देखिए, n बराबर 3, n बराबर 4, l बराबर 3, यहाँ तक सही है। और l बराबर 3 के लिए m के मान कितने होते हैं? -3 -2, तो -2 होता है, तो ये सही है। और ये प्लस हाफ, ये भी सही है। तो इसके अंदर क्या पूछा है? इसके अंदर पूछा है कि कौन सा संभव नहीं है। तो एक तो बी संभव नहीं है और एक सी नहीं है, इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, मैंने जो थोड़ी देर पहले वीडियो के पार्ट में बताया था कैसे ये रिलेटेड है, उस अनुसार ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप कर